हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। टाइट्रेशंस के समय काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कौन से ग्रुप से पहले आयोनाइजेशन होना स्टार्ट होगा। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बेसिकली टाइट्रेशंस ऑफ अमीनो एसिड के दौरान हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड्स नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं या आयोनाइजेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल कहने का मतलब है कि हमें इनके आर ग्रुप्स पे फोकस करना है। ओके, तो यहाँ मैंने एज एग्जांपल दिया है एलानीन का और ग्लूटामिक एसिड का। एलानीन के केस में आप देख सकते हैं कि आर ग्रुप जो कि CH3 है, ये नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप में आता है। और बट इन केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड जो आर ग्रुप है यहाँ पे, ये एंड में इसके COOH है जो कि इजिली आयोनाइजेबल है। सो प्रॉब्लम कब आती है? तब आती है जब हम एक पीएच रेंज में आयोनाइजेशंस ऑफ अमीनो एसिड को देखते हैं कि पहले कहाँ से आयोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर कुछ किसी और आर ग्रुप का होगा या NH3 ग्रुप का होगा या COOH ग्रुप का होगा। कौन सा पहले होगा और उस बेस पे ओवरऑल अमीनो एसिड के चार्ज को हम डिटरमाइन करते हैं इन आवर प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हमने लिया है नॉन आयोनाइजेबल आर ग्रुप का एग्जांपल जो कि एलानीन है। पहले भी हमने देखा, तो एलानीन के आर ग्रुप में क्या होता है, CH3, जो कि आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो जब हम इसकी टाइट्रेशन को स्टडी करेंगे तो एक मैंने पीएच रेंज यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 14। 1 मीन्स बहुत एसिडिक कंडीशन है और 14 मीन्स बहुत बेसिक कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक कंडीशन से। तो इस केस में सबसे पहले आयोनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारा आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है COOH ग्रुप से। ओके, तो जैसे जैसे पीएच इस ओर बढ़ते जाएगा, यानी कि 1 to 7 की ओर या 1 to 2, 3, 4 सिमिलरली, आयोनाइजेशन आपका स्टार्ट होगा COOH ग्रुप से। H+ यहाँ से रिलीज होगा सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे आयोनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यूजुअली जब हम देखते हैं कि आयोनाइजेबल ग्रुप्स अगर होते हैं अमीनो एसिड्स में, तो नेक्स्ट आयोनाइजेशन स्टार्ट तो होती है यहाँ से। बट सिंस हमारे पास जो ग्रुप है एलानिन में वो आयोनाइजेबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट आयोनाइजेशन होगी NH3 ग्रुप से। अगर आप इस अमीनो एसिड का जो कि एलानिन है पीएच फर्दर इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स बेसिक, तो सेकेंड आयोनाइजेशन होगी आपकी NH3 ग्रुप से। तो यहाँ से भी H+ रिलीज हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप जो कि सेकंड केस में होना चाहिए था, बट ये आयोनाइजेबल है नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हमारा एक साइकिल चलता है। तो हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ नॉन आयोनाइजेबल अमीनो एसिड्स विथ हैविंग आर ग्रुप दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, उसमें पहले आयोनाइजेशन होगा COOH ग्रुप से जो कि आयोनाइज होकर COO- दिखाएगा। फिर सेकेंड आयोनाइजेशन कहाँ से होगा, NH3 से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, तो और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें कि आयोनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है ग्लूटामिक एसिड का। तो ग्लूटामिक एसिड में जो आर ग्रुप होता है वो आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक पीएच रेंज लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 14। तो जब इसको आप टाइट्रेट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, जब हमने पीएच बढ़ाया मूविंग ऑन टू द बेसिक पीएच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2, पहले आयोनाइजेशन कहाँ से होता है, पहली बार हमने डिस्कस किया था कि पहले आयोनाइजेशन होगा COOH ग्रुप का और ये बन जाएगा COOH नेगेटिव। ओके, सो इस पीएच पे इस अमीनो एसिड का आयोनाइजेशन स्टेट ये रहेगा। ठीक है, फर्दर अगर हम पीएच को बढ़ाते हैं फ्रॉम 2 to 4, तो इस कंडीशन में और भी आयोनाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस COOH नेगेटिव, हमारा नेक्स्ट आयोनाइजेशन कहाँ से होगा,
तो इस केस में हमारे R ग्रुप से आयोनाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमने लिया है आयोनाइजेबल R ग्रुप इन आवर स्टडी, ठीक है, जो कि है ग्लूटामिक एसिड। सो R ग्रुप से आयोनाइजेशन होने से क्या होगा कि जो COOH था पहले, ये आयोनाइज होके COO माइनस बन जाएगा, ठीक है। सो एट दिस पीएच, चलो अब नेक्स्ट हम पीएच को और इंक्रीज करते हैं टुवर्ड्स एसिडिक, सॉरी बेसिक। सो हमने देखा कि COOH ग्रुप जो है ये आयनाइज हो चुका था पहले, फिर हमारा R ग्रुप भी आयनाइज हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अब कौन सा ग्रुप आयनाइज होगा? तो NH3 ग्रुप इस केस में आयनाइज होगा। बट हमने पिछले केस में देखा कि जिस अमीनो एसिड के पास नॉन आयोनाइजिंग R ग्रुप था, वो सेकेंड केस में आयोनाइज ना होके डायरेक्टली यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गया था, ठीक है। बट हमारे पास तो आयोनाइजिंग ग्रुप है, तो ये एक प्रॉपर मैनर में फ्लो करेगा। पहले ये आयोनाइज हुआ COOH ग्रुप, फिर R ग्रुप आयोनाइज हुआ, फिर आयोनाइज होगा NH3 प्लस ग्रुप, ठीक है, इन केस ऑफ अमीनो एसिड विच इज हैविंग आयोनाइजेबल R ग्रुप। सो ये कैसे डिफरेंट है पहले वाले से? सो पहले आयोनाइज हुआ हमारा COOH ग्रुप, ठीक है। सेकेंड आयोनाइज होगा कौन सा? R ग्रुप, क्योंकि इसका R ग्रुप जो है वो आयोनाइजेबल है, ठीक है। थर्ड आयोनाइजेशन कहाँ होगी? विथ ए फर्दर इंक्रीज इन पीएच NH3 पे, और NH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। सो ये एक साइकिल आपको याद रखनी होगी फॉर आयोनाइजेबल R ग्रुप एंड नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप में। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। तो मैंने लिया है कि एग्जाम्पल में एक सिंपल ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। बट इस केस में हमने जो R ग्रुप रखा है ये नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप है, ठीक है। और हमें से पूछा गया है कि इसे टाइट्रेट करें 0 से 14 तक, ठीक है, फ्रॉम एसिडिक पीएच टू बेसिक पीएच। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर वुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एंटायर टाइट्रेशन रेंज। सो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन रेंज में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमें पता लगाना है। तो पहले हमने देखा है कि जब आपके पास नॉन आयोनाइजेबल R ग्रुप है तो इसमें क्या होगा? पहले COOH आयोनाइज होगा, और R ग्रुप चूंकि आयोनाइज नहीं हो सकता है तो हम चलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन कहाँ से होगा? NH3 प्लस का आयोनाइजेशन होगा। तो इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है? COOH आयोनाइज हो चुका है, R ग्रुप आयोनाइज नहीं हो सकता है क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल है, और NH3 प्लस एज इट इज है। तो ये एक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? सो हमारे लो पीएच में, जब पीएच लो है, मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव 1 के करीब में या 2 के करीब में, मतलब उस केस में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इस केस में क्या है कि हमारा ये ग्रुप भी आयोनाइज नहीं हुआ है और ये ग्रुप भी आयोनाइज नहीं हुआ है, और R ग्रुप तो आयोनाइज हो ही नहीं सकता है। ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आपका पीएच 1 से लो की ओर है, मतलब 0 पीएच आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है कंपीट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव करने के लिए। तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, जो कि हम कह सकते हैं इस टाइट्रेशन रेंज का 0 पीएच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे जिसमें कि COOH का ग्रुप आयोनाइज हो चुका है और NH3 प्लस का ग्रुप भी आयोनाइज होके NH2 हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है एट हाई पीएच, मोर टुवर्ड्स 14 समथिंग, और आई कैन से बेसिक पीएच में ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। चलिए देखते हैं डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन में COOH आयोनाइज नहीं हुआ है, R ग्रुप आयोनाइज नहीं हो सकता है, बट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है NH2 प्लस, ये की आयोनाइज्ड फॉर्म है NH3 प्लस का। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि स्टार्ट होता है आयोनाइजेशन COOH ग्रुप से, फिर ये जाता है NH3
3+ ग्रुप को आयनाइज करने। बट आप यहाँ देख रहे हैं ये पहले आयनाइज नहीं हुआ और हमें देखने को मिल रहा है NH2 आयनाइज्ड है। तो ये जो नियम है जो हमने पहले देखा है ये फॉलो नहीं कर रहा है ये स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर केमिकली नहीं पॉसिबल है। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं हो सकता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।